अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और पाकिस्तान भारत का पहला मरहला पाकिस्तान ने जीत लिया। पहला मरहला मैंने इसलिए कहा है कि अभी तक सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है। सीज़ फायर हो चुकी है लेकिन भारत के अज़ाइम अच्छे नहीं लग रहे और कुछ लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे तजिया निगार ये कह रहे हैं, बहुत सारी ख़बरें ये आ रही हैं कि इंडिया अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहा है ताकि पाकिस्तान से बदला चुकाया जा सके, क्योंकि मोदी का इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और उसकी अपनी पार्टी के अंदर और अपोजिशन की तरफ से और अब मीडिया की तरफ से भी कि मोदी ने इंडिया की नाक रगड़वा दी है। लेकिन क्या सिर्फ मोदी ने इंडिया की नाक रगड़वाई है या उसकी फ़ौज ने भी? और इस वजह से वो अपना बदला लेने के लिए, अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर क्या फिर किसी वक्त हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम के। और साथ साथ ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान ने जो जंग का मरहला जीता है और जिस पर पूरी कौम खुश है, और पिछले 78 साल में शायद इससे ज़्यादा खुशी का लम्हा पाकिस्तान की कौम पे नहीं आया। 71 का बदला भी बाद लोग कहते ले लिया गया है। क्या इसके बाद हमें घर जाके सो जाना चाहिए? क्या कंप्लेसेंसी आ जानी चाहिए या इसको अल्लाह की तरफ से दिया गया एक इनाम समझना चाहिए, एक झटका देना समझना चाहिए जिसने कौम को जगाया, मुत्तहिद किया और बहुत सारे हमारे जो नफसियाती मसाइल थे उनको हल किया और इस कुव्वत को आगे ले जाकर अपनी मईशत को बेहतर करना, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना और पाकिस्तान को दुनिया की एक बेहतरीन कौम बनाना और पुरअमन कौम बनाना, इज़्ज़तदार कौम बनाना, अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाना, मईशत को बेहतर करना, ये वो हैं तमाम मकासद जिस पर ये चैलेंजेस हैं। और ये कैसे चैलेंजेस पूरे होंगे इस पर हम बात करेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरी में, जिसमें हमारे साथ होंगे हनीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। और हमारा आज का हॉट इशू क्या है? और हॉट इशू है भारत अफ़गानिस्तान गठजोड़ किसके ख़िलाफ़। हमने अभी सुना हाल ही में जो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान भारत जंग के दौरान उन्होंने इब्राहिम सदर उनका नाम है, उन्होंने इंडिया का खुफिया दौरा किया। उस दौरे की इतला नहीं दी गई। बाज़ इतलात के मुताबिक उनके कुछ सेहत के मसाइल थे, लेकिन BBC ने जो ख़बर दी है उसके मुताबिक उन्होंने सेहत के मसाइल का जिक्र नहीं किया, जिससे ये ख़दशात पाकिस्तान में पैदा हुए कि तालिबान को, जिनको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया, 45 साल तक अफ़गान भाइयों को सपोर्ट किया और आज जंग के वक्त क्या वो इंडिया के साथ मिल गए हैं। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए हम, उनकी वजह से आज वही काबुल, वही तालिबान, इसराइल समेत, तालिबान और इसराइल, आप सोचें, तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन तजियाकार कह रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, तो इस पर हम बात करेंगे। एहसानुल्लाह टीपू सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के, कि क्या पक रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है, इसके बावजूद कि तीनों ममालिक के पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, आलमी मीडिया ने भारतीय मीडिया को तहस नहस कर दिया। क्रेडिबिलिटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह उनके साथ जो हुआ है और ये पूरी दुनिया ने देख लिया वो कितना झूठ बोलते हैं। जाहिर है झूठ के पाँव नहीं होते और जितना भी झूठ बोला जाए आखिर एक दिन सच आश्कार होता है और सामने। ये बात, इसमें सबक है पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कि किसी के कहने पे कभी झूठ ना बोलें, किसी के भी कहने पे या किसी भी मुफाद की खातिर, बल्कि सच लेके आएँ, सच दिखाएं। गलती हो सकती है लेकिन सच बोलना चाहिए। इस पर हमारा आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। हमारी आज की टॉप स्टोरी, जंग जीत ली, अब चैलेंजेस क्या है। हनीफ अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मुबारक हो, जंग जीत ली। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कौम को मुबारक, आपको मुबारक। लेकिन इसके साथ साथ मैं पूरी हिंदुस्तानी कौम से मुखातिब हूँ सबसे पहले कि देखिए, पहली बात तो यह है कि आप 1 अरब 40 करोड़ हैं और भूख नंग से आप गुजर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने हुक्मरानों को समझाएं कि ये जंग जो है ना आपके लिए ना हमारे लिए, दोनों के लिए जो है वो मुफीद नहीं है, सूदमंद नहीं है। लेकिन अगर आप जब फैसला कर लेते हैं, आपके हुक्मरान और हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान को तरनवाला साहब सोचा, तो फिर जो उनका हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, मैं आपकी कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। आप मुझे वो लम्हात बताएं जब पाकिस्तान पर हमला हुआ
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ, फजर से थोड़ा तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद के वक्त पे जब मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मेहरबानी करें मेरी ज़ात पे। मैं एक ऐसा मैसेज जो पूरी दुनिया को हम देना चाहते हैं वो दे लेने दें। ये वाक्य मैं सुनाऊंगा। ठीक है। देखिए भाईजान, मसला ये है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, कोई दूसरी राय नहीं है, और इसका जो साबित हमने किया है पूरी दुनिया के सामने। हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहलाता था, उसकी कलई खुल गई पूरी दुनिया में। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म वहाँ पे रवा रखा जा रहा है वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। एक दूसरा, उसका झूठ एक्सपोज हुआ है पहलगाम के बाद। वो दुनिया को साबित नहीं कर सका कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट है या उसके टेररिस्ट अटैक में उसका हाथ है। ये दो चीज़ें, और इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, सबको जाता है। अब आ जाएँ कि उसने 6 और 7 की दरमियानी रात को जब पाकिस्तान पे हमला किया, और ये हमला पहली दफ़ा नहीं किया अबसार भाई, रात की तारीकी में, ये तीसरी चौथी दफ़ा हुआ। उस और रात की तारीकी में ही करता है दुश्मन हमला। पिंडी में ही थे? मैं पिंडी में घर में सोया हुआ था। अच्छा, ठीक है जी। मेरी छोटी बेटी ने मुझे आके उठाया, हम सब लोग टीवी लाउंज में इकट्ठे हो गए, टीवी हमने लगा लिया। अटैक हो रहा है तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें। ये कॉन्फिडेंस लेवल वही है जो हैंगर से निकलने वाला वो मेरा जहाज जिसने उधमपुर में जाके उनकी बेस कैंप को उड़ाया। ये कैसे हमें मालूम था? हमारा कॉन्फिडेंस था ना। फिर अपनी बाउंड्री में रह के हमने उनके 5 तैयारे गिराए, 5 जहाज। पिंडी में लोग निकले हैं उस वक्त। फिर उसके बाद ये दूसरा वाक्य, जरा लोगों को जरा क्लियर क्रिस्टल पहले, ये पहला वाक्य है। अच्छा। जब हमने तरबूज मंगवाया और तरबूज खाया, और हम अपने इस वक्त हम पे हमला हो रहा था, जिस पे हम पे हमला हो रहा था। क्यों? कि मैं ज़िंदगी में हमेशा ये समझा है कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो हमारा मुहाफिज है, मैं आपके टेलीविजन पे बैठ के कहता रहा हूँ, हर जगह कहता रहा हूँ कि हमारे इन शहीदों की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। मुझे कॉन्फिडेंट था, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं हर सूरत ये जंग जीतूंगा। ये उसी तरह था जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो कन्वेंशन था उसमें जितनी गुफ्तगू की प्रैक्टिकली आपने वहाँ देखी। अब दूसरा वाक़या, ये तरबूज भी मैंने खाया, मैं जागता भी रहा और फतह भी अपने आंखों से देखता रहा कि एक जहाज़ गिराया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब आ जाए कि ये वाली बात जो 9 और 10 के दरमियानी शब जब दोबारा हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया, और ख़ास तौर पे नूर खान एयरबेस और मेरे घर का जो फ़ज़ाई फासला है वो तो मेरा ख्याल है आधा किलोमीटर होगा, और वैसे 1.5 किलोमीटर होगा। आप यकीन माने, मैंने उस वक्त मैं जाग रहा था या पता नहीं क्या था, मैं टीवी ऑन किया मैंने, तो मैंने देखा कि हमारे पिंडी के जो मेरे हल्के के लोग थे वो सारे नूर खान एयरबेस की तरफ भाग रहे हैं। ठीक, जैसे उन्होंने मिसाइल को पकड़ना है हाथ से, या पकड़ के तो उसने हिंदुस्तान आ गया तो उसको मारना है। और वो लोगों का इतना जम्मे गफीर था, बड़ी मुश्किल से एयरफोर्स वालों ने वहाँ से उनको डिस्पर्स किया। आम पुलिस से वो डिस्पर्स होने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि हाँ जी हम तैयार हैं और हम दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं जैसे पहले हमने 5 तैयारे गिराए। अब आपके एक और इंट्रो के अंदर था कि जी क्या हिंदुस्तान बाज आ जाएगा या क्या करेगा, यही बात है ना आपकी। सर ये बाज नहीं आएगा, ठीक है जी। उसकी क्लैरिटी है आपकी? मैं ठीक है ना, पहली तो हुकूमत को हिंदू क्लैरिटी ना होती, हमें क्लैरिटी बड़े अरसे से थी ना। नहीं, मुझे लग रहा है कि हम बहुत मुतमईन और नो, हम अब आप सुकून से ना। एक तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे वफूद जा रहे हैं, डेलीगेशन जा रहे हैं, ठीक है, उनके भी जा रहे हैं वैसे। उनके भी जाएं, लेकिन ये हमारा डिसीजन बहुत पहले था कि हम जाके दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान का असल चेहरा क्या है। वो उसमें डोजियर्स जो पहले भी हमने बलूचिस्तान के हवाले से दिए, जो हमने KPK के हवाले से दिए, वो मज़ीद जाके बताएंगे कि पिछले 1 साल में 3700 हमले किए हैं अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में, 1 साल में 3700। ठीक है जी। वो लोगों को जाके इसका चेहरा जो है, जो पहले ही ये एक्सपोज हो चुका है। देखें ना, हिंदुस्तान को था कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो इनके जो सो कॉल्ड दोस्त या वो सारे खड़े हो जाएंगे और दुनिया जो है पाकिस्तान को दहशतगर्द मान लेगी। वो तो जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करेंगे, आप खामोश रहिए। हाँ नहीं, ये तो वो अपने तौर पे कह रहा है ना, वो तो अपने तौर पे कह रहा है। ये तो वही बात की ना उसने कि जो हमारी बाजी ने की, अलीमा खान ने, कि जी वो हमला करेंगे तो हम थप्पड़ आगे खाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और ये नूरा कुश्ती है, ये गुफ्तगू उधर भी बैठे हुए बातों ने की और यहाँ भी चंद एजेंट बैठे हुए थे जिन्होंने ये बातें की।
लेकिन मुंह की कैसे खानी पड़ी वो सर? एजेंट प्यारे बहुत हैं। मुझे नहीं पता सर किसके प्यारे हैं, जिसके प्यारे हैं वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, सीधी सिंपल इज दैट। मैं ये बात गद्दारी का नहीं, मैं तो इसलिए कहता हूं, देखिए नहीं, मैं अबसार भाई 2-3 चीज़ों पर बड़ा समझाया गया कि यार इस वक्त हमने वो यकजहती का मुजाहरा करना है, रवादारी का मुजाहरा करना है। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा दिल काले हैं, जिनके दिल काले हैं ना वो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हो सकते। कैसे दिल काले हैं मैं बता देता हूँ ना, कि अभी देखिए जो बाहर भगोड़े बैठे हुए उन्होंने पाकिस्तान के खा के पाकिस्तान के खिलाफ बात की, ये चंद हैं, 24 करोड़ आवाम पीछे खड़ी थी, ठीक है, लेकिन चंद भगोड़े भी थे और चंद इधर बैठे हुए वो दिल काले वाले भी थे जो बददुआएं कर रहे थे। ठीक, जो मुझे खुद तंजन किसी एक बंदे ने कहा है ग्राउंड के अंदर, और साहब वो वजीर रहा है केयर टेकर में, वो कहने लगा कि शुक्र है जंग बंद होगी। तो फिर जब मैंने उसको सुनाई ना अबसार भाई, आप सोच ही नहीं सकते, मैं कहा शुक्र नहीं, हमने हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करके जंग बंद हुई है, सीज फायर हुआ, ठीक है सर। ठीक, मैं जो मौके समझाने लगा हूँ कि देखें उसने कुछ 2 ममालिक ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके ज़रिए अभी जंग शुरू नहीं हुई तो उसने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मतलब हिंदुस्तान कहता था कि मुझे, जब उसने हमला किया और हमारे बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया, सिविलियन को शहीद किया ना, तो उसके बाद हमारी बारी थी। अब उसने उनको बीच में डाला, कुछ इधर आए कुछ उधर गए, और उन कहा कि हाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्लियर और क्रिस्टल, जैसे अमेरिका के तर्जमान को या डिप्टी वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर ख़ारजा ने जब फ़ोन किया, मार्को रूबियो ने, हाँ उसने जब फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जब फ़ोन किया तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, वो खुद बता रहा है, उसने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, क्रिस्टल हूँ, हम अपना बदला जो लेंगे अपने शहरियों का, अपने सिविलियंस का। अब उनको डाला गया, जब डाला गया तो हमने कहा ठीक है, वज़ीर आज़म का ठीक है, पूरी दुनिया के सामने माने कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा ये बात भी हुई है? हाँ ये बात हुई है। मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान हमला ना करे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के सामने आके माफी मांगे और उसके बाद कहे कि मैंने गलती की है, गलती हुई नहीं है, गलती की है, और उस पर फिर सोचूंगा। ये नहीं कहा कि हम अपना, और यही बात उन दोस्त ममालिक को जो इधर आ रहे थे और उधर जा रहे थे उनको भी कही गई, उनको भी। मैं नाम ले लेता हूँ, ईरान और सऊदी अरब थे। बस चले, आपने कह दिया मैं भी कह देता हूँ, ठीक है। तो उनको भी ये कहा गया कि माफी मांगेगा अगर मोदी, ठीक है, तो हम उसका नतीजा क्या हुआ, अभी ये बातचीत चल रही है, उसने ड्रोन्स अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने तमहीद क्यों बांधी कि इस हिंदू बनिए पे ये गुजरात का जो बुच्चर है, इस पे आप यकीन नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हमारी तैयारी पहले भी, फिर आपने बताया ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका को खुद ही पता चल गया उनको, वो खुद ही पीछे हट गए, उनको पता चल गया, ठीक। हमारा राइट जो था यूएनओ की जो रूल्स है उसके मुताबिक हमने रिजर्व रखा हुआ, आर्टिकल 51 आज भी रिजर्व है, आज भी। हमने तो अभी तो कुछ भी नहीं किया। देखे ना, उन्होंने जब नूर खान एयरबेस पे हमला किया, उसके बाद फजर की नमाज के बाद जो कुछ हुआ, देगा दिल खोल के दाद देनी चाहिए, ये बात है। अगर किसी को फील्ड मार्शल कहना ना, नो डाउट, किसी को अपना सर का ताज कहना है तो कहें इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये कहते हुए हलक से नीचे क्यों बंदों की बातें आती है, ऊपर आए ना, उसे किरदार अदा। यहाँ बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ किया, देखा, सुना, लेकिन ऊपर से गुजार दिया। इन्होंने जो कहा उस पर अमल कर दिया। अच्छा, अगर ये अमल ना होता, ठहरे भाईजान, ये टेस्टर था, अगर खुदा ना खास्ता हम जरा कमजोरी दिखा देते, वजीर आजम फैसला ना करते, और सबसे खूबसूरत फैसला जो था ना अबसार भाई, ये कौमों को याद रहना चाहिए, लीडर, अब आप बहुत सारे शेर हों, उनको लीड गधा कर रहा हो तो वो तो नहीं कामयाब हो सकते। सही है, ये हो सकते हैं? नहीं हो सकते। शेर दिल शेरों के लिए शेर दिल वाला कमांडर चाहिए था। ठहर एक सेकंड, सिर्फ एक, नहीं, इस तरह ना करें ना। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जब ये हमला हमने कर दिया उसके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर फजर के बाद, तो आपको पता है दिल्ली के ऊपर ड्रोन्स की और मिसाइल्स का जो थी एक बारिश हुई थी, उसके ऊपर कौन गया? अमेरिका के पास हम तो नहीं किसी, वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मेरे पास हिंदुस्तान आया, ठीक है, उसने सीज फायर के लिए कहा है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब आगे इस जो फिजा बनी है इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, प्रोफेशनलिज्म की, बहादुरी की, इसको अब मईशत को बेहतर करना, और इस पाकिस्तानी कौम को एक बेहतर कौम बनाना पूरी दुनिया में, जिसके पासपोर्ट की इज्जत हो, उसकी कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली मुख्तसरन बताएंगे? हाँ जी, मुख्तसरन बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया
कि इस वक्त पाकिस्तान का, मैंने तो पहले जब कहा आपने बात पूरी नहीं सुनी, मैं कहता हूँ हम 25 करोड़ लोग हैं, वो 1 अरब 40 करोड़ है, हम जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप जंग, आप गुर्बत को ख़त्म नहीं करनी हमने अपने लोगों को किसी, लेकिन हम वो कहते हैं ना गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तो तगो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। रोटी हम भूख नंग बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपनी इज्जत पे सौदा नहीं करेंगे, ये बात तो एक अलग बात है। सही है। अब मुझे ये बताएं कि ये स्ट्रेटजी पिछले कई 1 साल से जो हुकूमत की चली इकॉनमी के ऊपर, जो इस वक्त आइंदा के लिए क्या करें? आइंदा के लिए यही है कि हम उसको जारी और सारी रखेंगे और पाकिस्तान को इज्जत मिली है पूरी दुनिया में, को पूरी उसको कैश उसको बेहतर करना है ना, इज्जत मिली है, रिजॉल्व है, उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व है, अच्छे तरीके से बिल्कुल इस तरह खड़े हैं। और जो अच्छा आखिरी सवाल ये बता दें कि जो कहते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, आज वो कहाँ खड़े हैं? आज उनके मुंह पे तमाचा है। मैं 1 मिनट आपको अगर इजाजत दें, बिल्कुल मैं दिखाएं, DGISPR जनरल शरीफ साहब का एक छोटा सा शॉर्ट आपको सुनाना चाहता है। आपको लोग कहते थे ना ये अपना काम नहीं करते, कहते थे, आज बेटा उनसे सवाल करो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं किया? क्या आप आज उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे अपने फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? मैं आपसे पहली बात थैंक यू हिंदुस्तान, आपने पूरी कौम को इंटैक्ट कर दिया हमारी, मैं पूरी कौम खड़ी हो गई। थैंक यू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बदौलत हुआ, ठीक है कि हम सब इकट्ठे हो गए। और आप भी बताते हैं कि 24 करोड़, ये 7 लाख फौज नहीं है, तो 24 करोड़ फौज है, अपनी फौज के पीछे खड़ी है। एक दूसरा जो ये कहते थे ना, वो इस वक्त बिलों में छुपे हुए हैं। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप रात क्रिकेट स्टेडियम गए थे मैच देखने? जी नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गया ना, बस ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि DGISPR साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने बात की है, मैं उससे एग्री करता हूँ, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जब आप उनको कहीं शादी में मिलें, गमी में मिलें, आप किसी क्रिकेट मैच में उनको मिलें, कहीं भी मिलें, क्या आपको उनसे पूछना नहीं चाहिए? क्या आपको उनका एहतसाब नहीं करना चाहिए कि बताएं जी आप तो ये बातें किया करते थे, अब बताएं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं तो वो बंदा हूं ना जो हर मामले में क्लियर और क्रिस्टल बात करता हूँ। 9 मई की बातें निकालें मेरी ना, मैं 9 मई को छोड़ नहीं, मैं 9 मई की बात तो सुने ना, मैं 9 मई की बात नहीं, मैं ये कहता हूं, इस बात कहता हूं, क्या उनका एहतसाब होना चाहिए जब वो आपको कहीं मिले? हुकूमत से पूछ रहा हूं, जब कहीं आपको वो मिलें तो जो DGISPR ने कहा उनका एहतसाब होना चाहिए या उनको क्लब सैंडविचेस खिलाने चाहिए? ये मेरी याद क्लब सैंडविच तो दूर की बात, जो गद्दारे वतन है, जो मुल्क के गद्दार मैं नहीं कह रहा, नहीं मैं कह रहा हूं जो गद्दारे, मैं जो फौज के साथ खड़ा नहीं होता वो गद्दारे वतन है, मैं कहता हूं, सीधी सिंपल सी बात है। और आगे बात करें नहीं तो जब फिर फतह हो जाती है फिर आपके वो क्लब सैंडविच खाते हैं, तो फिर तो वो ज्यादती है। जो देखे ना, क्लब सैंडविच उनको खिलवाएं जो आपके अच्छे और बुरे वक्त नहीं, उनको ना खिलाएं। हुब्बुल वतनी क्लब सैंडविचेस से नहीं होती, ये दिल के अंदर होती है, किसी अवार्ड से नहीं। मैंने क्लब सैंडविच खिलाने की बात नहीं की, मैंने कहा है मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, अगर किसी को सीने से लगाना है ना, आपके सीने से लगाना है, ठंड डालनी अपने आप को भी और उसको भी, पाकिस्तानी को, तो उसको लगाएं जो प्योर हो, और जो नहीं है कम से कम उनको वो पब्लिकली आगे माफी तो मांगे। अगर मोदी को आपने कह दिया था, तो पब्लिकली आगे माफी मांगे कौम से कि हमने गलत किया, हमने आपको हमने जहर नफरत बोया जो आपने काटा, उनके लिए एक शेर तकसीम किया। उनको बताना चाहता हूं जाते जाते चलें कि हमारे शोहदा की क्या शान है। ऐसा होना जब नहीं सुन लेना, एक सच मेरा बाकी काट लीजिएगा, ये ना काटिएगा। जाते जाते उनके लिए जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, मैं उनसे उस वक्त भी कहता था, आज भी मैं ये आज नहीं कह रहा कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब हमसे बात करने का। वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, भारत अफगानिस्तान गठजोड़ किसके खिलाफ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू भारत अफगानिस्तान गठजोड़ किसके खिलाफ। हमें ज्वाइन किया है सानुल्लाह टीपू साहब ने, सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के। वेलकम। मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं हमारे एक कोलीग हैं ज़ैगम खान साहब, उनका एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, उसमें दरिया को कूज़े में समो दिया। और वो फरमाते हैं कि 1948 से लेके अफ़गानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान के हमेशा ख़िलाफ़ काम किया है। फिर उन्होंने 1960-61 में सरदार दाऊद के
कारनामे बयान किए हैं। उसके बाद 1963 में सरदार दाऊद, फिर 1973 में सरदार दाऊद, और फिर उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान की दोनों जंगों का जिक्र किया है। फिर उन्होंने बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जगह देने की बात की है अफ़गानिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद NDS ने जो कुछ किया, रॉ के साथ मिलकर जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जो शोरश चल रही है, जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP के तहत, उसका जिक्र किया है। और इन सब और इसीलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे वो आके, लेकिन तालिबान ने आके भी वही कुछ किया जो पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन करते रहे हैं। और इसके लेकिन आखिर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि सबके बावजूद हम सबको अमन की तरफ चलना चाहिए, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, और 1000 साल पुरानी जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, इस्लाम के ऊपर बेस्ड हैं, एक मज़हब पे बेस्ड हैं, उनको रीबिल्ड करना चाहिए। रेसिज्म नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए नस्ल परस्ती की बुनियाद पे कि तू पख्तून तो मैं पंजाबी, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। और एक बेहतर मैच्योर लोगों की तरह पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और अजीब व गरीब किस्म के जो नैरेटिव हमने बनाए हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे निकलना चाहिए। दुनिया आगे बढ़ गई, हम वहीं हैं। एहसान अल्लाह टीपू साहब, आपने देखा जो ज़ैगम खान साहब का ट्वीट का आप ही ने जिक्र किया, और मैंने वो दिखा भी दिया, पढ़ भी दिया। अभी इस वक्त पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। कल मुलाकात होगी बीजिंग में, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बहुत करीब समझे जाने वाले, वो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हिब्बतुल्लाह, इब्राहिम सदर नायब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो वज़ीर दाखिला सॉरी, वो इंडिया का खुफिया दौरा किया पाक भारत जंग के दौरान। फिर वज़ीर ख़ारजा जो है अफ़गानिस्तान के मुत्तकी मुल्ला मुत्तकी की बात हुई है जयशंकर के साथ, जिस पे जयशंकर ने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया, और उन्होंने कहा गुड कॉन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर, और फिर कहा डीपली अप्रिशिएट हिज कंडेमनेशन ऑफ पहलगाम टेररिस्ट अटैक। पहलगाम में जो दहशतगर्द कार्रवाई हुई है उसकी मजम्मत की है तालिबान ने, बड़ी अच्छी बात है। TTP की कभी नहीं की उन्होंने, पाकिस्तान की मस्जिदों पे हमले हुए उन्होंने कभी नहीं की, वहाँ पे की है। तो वेलकम दिस फर्म रिजेक्शन ऑफ रीसेंट अटेम्प्ट्स, और उन्होंने उसको वेलकम किया है। अंडरलाइन आर ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप। अब इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, अगर मैं बॉलीवुड मूवीज़ पे जाऊँ तो वो तो गालियाँ निकालते हैं अफगान को, चाहे गजनवी हो, गौरी हो, खिलजी हो, रिसेंटली भी एक मूवी बनी है, अभी भी बनी है, अब्दाली पे शायद बनी है। तो क्या अफगान तालिबान को ये मूवीज़ नज़र नहीं आती जिसमें उनको गालियाँ देते हैं, उनको विलन बनाते हैं, इतनी गंदी शक्लों के वो बनाते हैं, और फिर उनको वो मजाक उड़ाते हैं? तो क्या ये है ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप इंडिया और अफगानिस्तान की, और इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है? अफसार भाई, एक चीज़ को समझना चाहिए, ये जो हम हमेशा एक वो कि बरादराना, हम हमसाया, और ये इन चीज़ों से निकलना चाहिए। रियासतें जो होती हैं ये इंटरेस्ट पे यानी ताल्लुक भी रखती है, और उस पर वो लड़ती भी एक दूसरे के खिलाफ। 2016 में हम अफगानिस्तान गए, वहाँ पे अर्ग जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है अफगानिस्तान का, अशरफ गनी साहब वहाँ प्रेसिडेंट थे, तो मीडिया की कुछ दोस्त थे, तो उनसे जब इंटरेक्शन हुई तो उससे एक बड़ी अच्छी बात की। जब किसी ने पूछा वहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के, ये जो पाकिस्तान जो है हमसाया और बरादराना मुल्क है, तो इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ममालिक के बीच में ये बरादराना, ये इस्लामी, इस तरह के जज्बात पे चीज़ें नहीं चलाई जाती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उनको सिक्योर करने की तरफ यानी हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, जिसको भी मौका मिलेगा, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, वो यानी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ वो करेगा, चाइना को छोड़ के इस रीजन में। जहाँ तक इब्राहिम सदर की बात है कि वो खुफिया तरीके से गए अफगानिस्तान, तो उनके कुछ यानी बात जो हुई, मेरी भी कुछ ये इतलात हैं कि उनके यानी वो बीमार हैं और ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गए। और ये ट्रेडिशनली अफगानिस्तान से लोग, क्योंकि वहाँ पे जो वीज़ा हैं मरीज़ों के लिए इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, तो उसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, उसमें फ्री वीज़े का भी एक मैकेनिज़्म है, तो उस वजह से ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मेरी तो इतलात ये हैं, और इस पाकिस्तान को ज़्यादा रिएक्शन मेरे ख्याल में इस पर नहीं आना चाहिए। कुछ तो ये भी इतलात हैं कि इब्राहिम सदर पाकिस्तान भी आए थे इससे पहले ट्रीटमेंट के लिए, और ये इस्लामाबाद में किसी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो और दूसरा ये कि उनका ताल्लुक कितना करीब है, जो सुप्रीम लीडर है हाँ कंधार से उनका ताल्लुक है, और माजी में जब अमेरिकन के खिलाफ तालिबान लड़े थे तो उनका करीबी ताल्लुक था ईरान के साथ। यानी एक तरफ हम हक्कानियों को सपोर्ट कर रहे थे, तो ईरान जो था वो इब्राहिम सदर को यानी सपोर्ट कर रहे थे।
हाँ, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो जयशंकर साहब की है कि उन्होंने जो पूरी ट्वीट की और काफी लंबी ट्वीट, आप बाकी उनके ट्वीट्स देखें जो उनकी बाकी यानी काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वेस्टर्न हो चाहे गल्फ कंट्रीज के, उनके जो ट्वीट्स हैं बड़े शॉर्ट किस्म के 300-400 सेंटेंस के। लेकिन मुत्तकी साहब के साथ जो उनकी बात हुई तो उन्होंने पूरी एक यानी मजमून छाप दी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल कोशिश करेंगे जो इंडियन है वहां। तो मुत्तकी साहब की तरफ से क्यों नहीं बयान आया फिर? कोई मुत्तकी की तरफ से तो खुद नहीं आया, लेकिन उनका जो तर्जुमान उनकी तरफ से आया और वो भी लंबा बयान था। नहीं तो खुद क्यों नहीं आया? लंबा होगा बात है, अगर जयशंकर ने किया तो प्रोटोकॉल डिमांड्स के मुत्तकी साहब करते, तो उनके जो तर्जमान ने कहा है उन्होंने क्या अप्रूव किया जो उन्होंने कहा? उन्होंने तो यही तर्जमान की तरफ से यही बात कि वहाँ पे जो मेडिकल के जो वीज़े हैं उसको ज़्यादा यानी तादाद ज़्यादा करनी चाहिए, और वहाँ पे जो हमारे प्रिजनर्स हैं अफगानिस्तान में अफगान, उनको रिलीज़ करना चाहिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा कि जो आप अभी हम बात करें मुल्ला हिब्बतुल्लाह की और इब्राहिम सदर की, ये सारे वो लोग हैं जो कंधारी ग्रुप जिसे कहते हैं अफगानिस्तान में, और हेलमंद से इनका ताल्लुक है ज़्यादातर का, और हेलमंद जो है वो बलूचिस्तान के साथ जुड़ा सूबा है। ठीक, बलूचिस्तान में जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बलोच दहशतगर्द जो हैं BLA के लोग ज़्यादा हेलमंद में जाके पनाह लेते हैं, और हेलमंद के लोगों ने भी बलूचिस्तान में आके पनाह ली पहले। तो ये जो पाकिस्तान में BLA दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है, इसको अफ़गान हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस के दौरान जो कुछ हुआ, तो वो और आपको याद होगा कि जो वो एक अमीर, मुझे उनका नाम ज़हन से निकल रहा है, जो मारे गए थे तालिबान के, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी निकला था, वो भी मुल्ला मंसूर, वो भी कंधार से ही थे। पाकिस्तान ने इस हद तक एहसान किया कि अपने पासपोर्ट तक इनको दिए, और उसके बदले में पूरी दुनिया से बेइज्जती खरीदी। वो सिराजुद्दीन हक्कानी की भी पासपोर्ट वगैरह, सिराजुद्दीन हक्कानी को भी नहीं जिक्र करते फॉर द टाइम बिंग। तो क्या ये कंधारी ग्रुप जो है ये एहसान का बदला इस तरह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं बलोच BLA के ज़रिए, और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको पनाह दे रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? उस दिन जाफ़र एक्सप्रेस पे जो कुछ हुआ, जितनी वहाँ पे कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई, वो कहाँ से हो रही थी? तो क्या ये इनको ये क्या बदला है? ये पख्तून वाली है? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो सिक्योरिटी के खदशात है जो पाकिस्तान के, बड़े सीरियस कंसर्न है। और पाकिस्तान सिर्फ TTP नहीं बल्कि जो BLA जो बलोच सेपरेटिस्ट है, पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि वो कोई जिहादी गिरोह नहीं है, तो मुसलमानों के खिलाफ तालिबान सपोर्ट, जिनके हर एक नाम से पहले मुल्ला आता है, अल्लाह का बंदा। मतलब मैं क्या करूं इस चीज़ को? नहीं, मैं शुरू से कि अफगान तालिबान जब से हुकूमत में आए हैं तो उनके हम दो वो देख रहे हैं, यानी एक तो डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर देखें तो उनकी स्ट्रिक्ट वही उनकी जो शरिया बेस्ड उनके है डायरेक्टिव्स, वो चीजें सामने डबल स्टैंडर्ड कहीं मुनाफिकत, और इंटरनेशनल फ्रंट पे जिस तरह नॉर्मल बाकी रियासतें जो बिहेव करती है वो कर रही है, कोई डबल स्टैंडर्ड कहीं मुनाफिकत। मेरे ख्याल में हमें ये जो इस्लाम वाली जो चीजें हैं इसको थोड़ी सी साइड पे रखनी चाहिए। हो सकता है लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, औरत को बाहर नहीं निकलने देते इस्लाम के नाम पे, इस्लाम का नाम का मिसयूज तो वो कर रहे हैं ना। तो जब वो इस्लाम का नाम मिसयूज करे तो इस्लाम उनकी जाती जागीर तो नहीं है ना, आपका भी है मेरा भी है। नहीं, बिल्कुल हमें सही इस्लाम के बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए? वही के डोमेस्टिक फ्रंट पे तो अफगान तालिबान की जो आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन के वाले से अब तो बच्चों का जो यूनिफॉर्म है उसमें भी उन्होंने इम्पोज कर दिया है कि लंबे कुर्ते होंगे और पगड़ियाँ होंगी, वो सब चीज़ें, और किसास के जो कानून वगैरह है। लेकिन जो एक्सटर्नल फ्रंट है यानी डिप्लोमेटिक जो फ्रंट है, वहाँ पे जिस तरह बाकी दुनिया बिहेव कर रही है अफगान तालिबान भी मतलब वहाँ पे हिंदुत्व के साथ मिलकर पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमले करके नमाजियों को शहीद करना ऐन इस्लाम है उनका। नहीं, अच्छा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अफगान तालिबान मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड बनाएंगे या प्रॉक्सी बैटलफील्ड बनाएंगे अफगानिस्तान को इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ, उनको इतना ये आप श्योर हैं? इतनी समझ है उनको भी, और ये बड़ी अच्छी बात की। हाँ, ये मेरे ख्याल में कभी यूज नहीं होंगे जिस तरह के जो फॉर्मर रिजीम्स हैं वो इस्तेमाल हुई हैं अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए। अफगान तालिबान मुझे मेरे ख्याल में वो नहीं करने देंगे, उसमें आइडियोलॉजिकल रीजंस भी हैं, और दूसरा ये कि उनको पाकिस्तान का भी पता है कि उनकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे अभी भी है, यानी डिस्पाइट एवरीथिंग कि जो कुछ हुआ है दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन वगैरह, लेकिन जो मामलात हैं वो अभी भी हैं और उनके रवाबित पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू साहब हमसे बात करने का, और ये बड़ी अच्छी बात की है कि अफगानिस्तान के तालिबान इस हद तक इंडिया के साथ नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाएँ। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि जनरल मुबीन जो सख्त पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन पाक भारत जंग के दौरान अफगान तालिबान हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया और अब रिहा किया है। और लेकिन उन जैसे और किरदार जो अफगानिस्तान में हैं और जिनके दिलों में इंडिया की मोहब्बत, हिंदुत्व की मोहब्बत, मोदी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जाग रही है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि खिलजी मूवी बॉलीवुड की ज़रूर देखें, और फिर शावा नई मूवी आई है वो भी ज़रूर देखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया और उनका हिंदुत्व और मोदी और उसके फॉलोअर्स अफ़गानिस्तान की कितनी इज्जत करते हैं।
और वक्त हुआ हमारे आज की एडिटोरियल का। मीडिया की कितनी जिम्मेदारी है, सच कितना ज़रूरी होता है लोगों तक पहुंचाना, और प्रोपेगेंडा, नफ़रत और जहर किसी भी मुल्क का मीडिया आवाम में जब भरता है तो उसके नुकसान उसी मुल्क को उठाने पड़ते हैं। हम ये नुकसान पहले उठा चुके हैं और अब ये बारी इंडिया की है। इंडिया के मीडिया ने किस तरह अपने अवाम के अंदर नफ़रत भरी, सिर्फ सियासी मकासद के लिए और लोगों के ज़हनों को गंद और नफ़रत से भरने के लिए। इंडियन मीडिया के इस झूठ ने ना सिर्फ इंडियन मीडिया के साथ ज़्यादती की, इंडियन अवाम के साथ ज़्यादती की, बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के एक मुल्क के तौर पर साख को तबाह कर दिया। और इस वक्त हम देखते हैं कि गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं, चाइनीज़ जितना मीडिया है, यूके का मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, अल जज़ीरा है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक कहा है कि गैर मुल्की सहाफ़ती इदारों पर भी भारतीय हुकूमत का दबाव ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया का ये रवैया इलाक़ाई सलामती के लिए संगीन ख़तरा है इसलिए कि ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंडिया की जो हुकूमत थी वो इस अपने ही बनाए हुए नैरेटिव के हिसार में फंस गई और उसको पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा। और जिसके जवाब में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। तो झूठ जो है वो इंसान को, वो इदारे को, वो मुल्क को तबाही के दाने तक ले जाता है। तो झूठों से होशियार रहें, और झूठे चाहे हमारे अपने मुल्क के हों चाहे किसी दूसरे मुल्क के हों, झूठे होते हैं। फतह के बाद अगर वो नया मेकअप करके आपके सामने आ जाएं तो तब भी वो झूठे रहते हैं। और झूठों से बचना चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हों चाहे बाहर के, क्योंकि तभी कोई कौम मुश्किल हालात से बच सकती है अगर वो झूठ का सहारा ना ले और सच पे चले, हकीकत देखे और हकीकत को फॉलो करे।